कि उनके क्लास के बाद रिकॉर्ड अपलोड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद दूसरी क्लासेस होती हैं और वीडियो क्लाउड पे पहले जाके स्टोर होता है, क्लाउड से हम कन्वर्ट करते हैं तो 30 से 45 मिनट्स कन्वर्ट होने में लगता है। तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो, ओके सर। AWS के अंदर देखो, AWS लर्न करने का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप AWS में डेटा सेंटर लगाना जानते हैं कि नहीं जानते, क्योंकि AWS का मोटिव ही यही है। AWS मार्केट में आने का मतलब ही यही था कि ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर को माइग्रेट करके मूव करके क्लाउड पे लेके जाओ, यही मोटिव था। और ये ही चीज सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपको ये चीजें आ रही है नहीं आ रही है। अगर ये चीज आपको आ गई, उसके बाद जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा सर्विसेज होती हैं AWS की, लाइक AWS वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज देने लग गए हैं, राइट, डॉकर्स की देने लग गए, क्यूबरनेटिस की देने लग गए, AI की देने लग गए, ये सारी चीजें तो बात की बात है। सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है क्या, हाउ टू बिल्ड डेटा सेंटर ऑन AWS क्लाउड। समझ लग रही है मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी सर। विवेक, क्लियर है? यस सर। सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट। और जो सर्विसेज होती हैं सिंगल सिंगल, वो तो आपके डेटा सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए होती हैं। आप अपने डेटा सेंटर में मोर एंड मोर फीचर्स को यूज करना चाहते हैं, मोर एंड मोर सर्विस को यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। बट जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है डेटा सेंटर, जस्ट लाइक कि अगर आप कोई एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फाउंडेशन तैयार करते हो, है ना। फाउंडेशन हो गए, पिलर हो गए, कॉलम हो गए, देन उसके बाद आपके वॉल, फिर इंटीरियर, सब बाद में आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, AWS में डेटा सेंटर बिल्ड करने की कौन सी सर्विस है, एकदम इनिशियल स्टेज से। इनिशियल स्टेज से मतलब समझ लो आपको एक लैंड दे दिया गया है, बस अब आपको लैंड में आर्किटेक्चर भी आपको करनी है, आर्किटेक्चर करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको करनी है, फाउंडेशन भी आपको बनाने हैं, पिलर भी आपको बनाने, कॉलम भी आपको बनाने, वॉल भी आपको बनाने, डोर भी आपको, इंटीरियर भी आपको करना है। समझ आ रही बात जी? प्रभात। हाँ जी सर। तो सबसे पहला जो डेटा सेंटर को बिल्ड करने का जो सर्विस होता है उसका नाम होता है VPC। VPC स्टैंड पर क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। क्या था सर? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ। बहुत बार इंटरव्यू में लोग लोग पूछते हैं एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड। अगर पूछा तो आप क्या आंसर दोगे? आप सब लोग एक एक करके मुझे बताओ, व्हाट इज द क्लाउड। बताओ बताओ। देखो, मेरी क्लास में साइलेंट नहीं रहना है, नहीं पता तो बोलना है कि नहीं पता। तो कोई भी एप्लीकेशन या डेटा जो क्लाउड पे होस्टेड हो और कहीं से भी एक्सेस हो सके सीमलेसली। हम्म। बताओ सर, व्हाट इज द क्लाउड। अरुण। देखो, किसी को ये फील नहीं करना है कि मैं क्या बोलूंगा तो सामने क्लास में बैठा हुआ बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा। सारे लोग फ्रेशर हो मेरे लिए,
नहीं आता इसलिए आपने ज्वाइन किया, आता तो आपने क्लास नहीं ज्वाइन करना था। ठीक है, क्लास को बोरिंग मत बनाओ, टू वे कम्युनिकेशन करो। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नहीं पता तो डायरेक्ट बोलो नहीं पता सर, पता है जो पता है वो बोलो, और नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। So without investment, हम लोग अपना सॉफ्टवेयर या फिर जो भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, लाइक पे एज यू गो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। मतलब हम लोग को कुछ इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा ऑलरेडी। मतलब जो क्लाउड सर्विसेज है उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जस्ट हम लोग को जो सर्विस यूज कर रहे हैं उसका हम लोग को कॉस्ट बेयर करना है। किसका आंसर था? विवेक का। हाँ सर। प्रभात ने दे दिया, राइट। करण आप बताओ, व्हाट इज द क्लाउड, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा तो? जी सर, कंप्यूटिंग सर्विसेज को डिलीवरी करा देना, स्टोरेज, डाटाबेस, नेटवर्किंग ओवर द इंटरनेट। हेलो, ठीक है am जी। I audible? यस अरुण, ऑडिबल। बताओ क्लाउड क्या है, व्हाट इज द क्लाउड? No, no. A cloud is the a service you can say to access the IT infrastructure over the internet. नीरज आप बताओ, व्हाट इज द क्लाउड? I mean cloud, so exactly ये कि इंटरनेट से कोई भी इंफ्रा सेट करके कॉस्ट वाचिंग के, कॉस्ट सेविंग के लिए, और हम कोई भी एप्लीकेशन जो भी यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, उतना ही पे करना है। सबके पास गलत इंफॉर्मेशन है। अपने अपना सिस्टम में गूगल खोलो और वहां पे जाके टाइप करो व्हाट इज द क्लाउड, और आंसर बताओ मुझे। Yeah, it is. बोलो बोलो अरुण। It is showing that that's a cloud refers to the servers that are accessed over internet, and the software and the database that are run on those servers. Cloud refers cloud servers are located in the data center. पढ़ के मत all बताओ जो लिख के आ रहा है, मुझे देसी भाषा में बताओ व्हाट इज द क्लाउड। the cloud is the server that we are accessing over the internet, and the software that is installed over that server. That is, in that case, we will not be having any physical server or data center. We are just hiring someone else IT infrastructure, and we are getting access over the internet. व्हाट इज द क्लाउड? ठीक है, वो तो व्हाट इज द क्लाउड का मतलब हम लोग बोलना स्टार्ट कर दिए, बट क्लाउड का मतलब क्या है जो आपके सामने पिक्चर में, और स्कूल में फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं क्लाउड का मतलब।
क्लाउड मीन्स क्या हुआ सर? Sky. बादल। क्या हुआ? बादल। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कंप्यूटिंग, आप क्या बोलोगे? क्लाउड का मतलब होता है बादल, व्हाट इज द कंप्यूटिंग? दोनों वर्ड मिलकर बनता है क्लाउड कंप्यूटिंग। बताओ बताओ। थोड़ी सारी कॉपी है, लेकिन व्हाट इज द कंप्यूटिंग? The use or operation of computers. No idea what is तो जब exactly. कैलकुलेट, आप कोई रिसोर्स चीज, एलोकेशन। किसी भी चीज का कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग, उसको Yes. कंप्यूटिंग बोलते हैं। Right. तो जब हम एक कंप्यूटर को ऑन करके काम करते हैं ना, उसको डेटा देते हैं, तो बैकएंड में क्या कर रहे होते हैं हम लोग? कंप्यूटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे होते हम लोग? कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं। तो क्लाउड मीन्स बादल, कंप्यूटिंग मीन्स किसी भी कंप्यूटर पे होने वाले प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटिंग कहते हैं। तो क्या होता था, आपको आज के टाइम पे ना क्लाउड से इंस्पायर होके बहुत सारी कंपनी ने बोला कि जैसे क्लाउड आपको, बादल आपको वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाके आपको मिल जाता है, किसी भी कोने में हो, ऐसे हम आपको कंप्यूटिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे हम आपको कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो व्हाट इज कंप्यूटिंग? व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? अब ये समझना है। व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग? तो क्या था कि आईटी वर्ल्ड में सबसे पहले क्या आया था सर? कंप्यूटर। फिर नेटवर्किंग आई, फिर नेटवर्किंग को एक्सपेंड किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट। और जब नेटवर्किंग एक्सपेंड हो गया, देखा गया जहां जहां पे इंटरनेट है, वहां पे हम अपनी सर्विस, कंप्यूट की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंटरनेट भी जस्ट लाइक बादल की तरह है, किसी भी कोने में जाओ मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च हुआ था, तो कंप्यूटर को यूज करने के जो मॉडल्स थे ना, पहला मॉडल था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, दूसरा मॉडल था आपका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, ठीक है। थर्ड मॉडल था आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग,
नेक्स्ट मॉडल था आपका ग्रिड कंप्यूटिंग। और लास्ट मॉडल है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस लेने के लिए ये 5 मॉडल्स आईटी वर्ल्ड में है, मतलब 5 तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? जब स्टार्टिंग में आईटी वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर आया था, तो उस कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस गेट करने के लिए, लाइक ये कंप्यूटर है, ना कोई इंटरनेट है, कुछ भी नहीं है, तो इस कंप्यूटर से कंप्यूटिंग की सर्विस को गेट करने के लिए आपको डेस्क में बैठना पड़ता था। तो इसके वर्किंग स्टाइल को देखते हुए इसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बोल दिया गया। ऐसी फैसिलिटी थी नहीं कि आप इसे रिमोट यूज करें, क्योंकि नेटवर्किंग था नहीं। सब लोग कंप्यूटर के सामने लोकल काम करते थे। और ऐसा नहीं है कि आज ये खत्म हो गया, आज भी ये यूज होता है। जब भी कभी आप अपने लैपटॉप को यूज करते हो विदाउट इंटरनेट, तो आप समझ लो उस टाइम पे आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग भी यूज कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो, मतलब अपने लैपटॉप में बैठ के जब आप अपने डेस्कटॉप में काम कर रहे हो, तो क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बोलो, अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है, आप म्यूट पे थे शायद। तो उस टाइम पे जब भी हम अपने लैपटॉप को यूज करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं अपने लैपटॉप में जूम को यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा हूँ। मैं अपने लैपटॉप के लोकल कंप्यूटर में चला जाऊंगा, लोकल सी ड्राइव में या लोकल कोई फाइल बनाऊंगा, तो मैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहा हूँ। यहीं पे मैं ऐसा कोई लिंक खोल लूँ जहाँ पे मैं ऑनलाइन पावर पॉइंट में काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन किसी पोर्टल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहा हूँ। ठीक है। जब भी मैं अपने लोकल कंप्यूटर में काम करूंगा, तो समझ जाना आप डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? उस टाइम पे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ये खत्म हो गया है। जैसे कि आज के डेट टाइम पे देखा जाए, आपको दिल्ली से जयपुर जाना है, इंपॉर्टेंट क्या है आपका डेस्टिनेशन। अब मैं आपसे पूछूं कितने वे हैं, आप बोलोगे सर पैदल भी जा सकते हैं, घोड़े में बैठ के भी जा सकते हैं, बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं, बाइक में भी जा सकते हैं, साइकिल में भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं, ट्रक में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर में भी, हवाई जहाज में भी। और आने वाले टाइम में वो देखा है एक एक सीरियल आता था जिसमें से 1 सेकंड में वो कहीं से कहीं पहुंच जाता था। 1 मिनट रुकना, क्या नाम
तो एक डोरेमोन होता था, ठीक है, अभी वो यहाँ पे और 2 सेकंड में कहीं भी पहुंच जाता था। तो आने वाले टाइम पे ना लोगों को डेस्टिनेशन में पहुंचने में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाएगा कि मैं अभी दिल्ली में हूँ और 5 सेकंड में मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में एक ना वो थे, क्या नाम थे, नारद, है ना। तो डेस्टिनेशन में पहुंचने में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी मार्केट में। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है कि इम्पोर्टेंट क्या है, कंप्यूटिंग की सर्विस लेना। कंप्यूटिंग की सर्विस को यूज करने के ये वे अलग अलग हैं और वे के हिसाब से फीचर्स बदल जाते हैं। अगर आप जयपुर पैदल जा रहे हो तो टाइम लगेगा, बस से जा रहे हो तो जल्दी पहुंचोगे, हेलीकॉप्टर और जल्दी, और प्लेन और जल्दी। तो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग के बहुत सारे अपने ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक ये था कि आप उसको कभी भी रिमोटली यूज नहीं कर सकते थे। आपका कंप्यूटर जिस लोकेशन में बैठा है आपको उसी लोकेशन में अवेलेबल होना पड़ेगा उसे यूज करने के लिए। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए मार्केट में नया कंप्यूटिंग मॉडल को लॉन्च किया गया, मतलब उसके वर्किंग स्टाइल को चेंज किया गया। और वर्किंग स्टाइल ये किया गया कि नेटवर्किंग मार्केट में आया, और नेटवर्किंग मार्केट में आने के बाद ये कंप्यूटर मेरा एक लोकेशन में, मैं एक कंप्यूटर दूसरे लोकेशन में लगा दूंगा, एक कंप्यूटर दूसरे लोकेशन में लगा दूंगा। इस कंप्यूटर के अंदर एक सर्विस इंस्टॉल कर दूंगा और ये दोनों कंप्यूटर सर्विस को ले रहे होंगे। तो आपको पता है कि देने वाला सर्वर होता है और लेने वाला क्लाइंट। क्या सर? देने वाला सर्वर, लेने वाला क्लाइंट। तो आप जिस कंप्यूटर में कोई एक ऐसी सर्विस इंस्टॉल करके जो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, वो सर्वर हो जाता है, और जो ले रहा है वो क्लाइंट हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो कनेक्टिविटी वायर्ड के थ्रू हो, चाहे वायरलेस के थ्रू हो, चाहे ब्लूटूथ के थ्रू हो। तो आपने देखा है कि आजकल आईटी इंडस्ट्री में अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा एक सर्वर बनाते हैं, उसमें एक सर्विस इंस्टॉल कर देते हैं और बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, उस सर्विस को ले रहे होते हैं। तो उनके लिए देने वाला सर्वर और लेने वाले खुद क्लाइंट होते हैं। तो जब ये वर्किंग स्टाइल यूज किया गया कंप्यूटर्स में, तो इसको कहा गया ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल का पार्ट है। क्या सर? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल का पार्ट है। तो ये बहुत चला और ऐसा नहीं, बंद नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। आज बड़े बड़े व्हीकल आ चुके हैं, एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इंसान पैदल चल रहा है। तो ये नहीं बोलना है कि सारे इक्विपमेंट आपके पास आ गए तो आपने पैदल चलना ही छोड़ दिया, पैदल आज भी चला जा रहा है। तो वैसे ही ये डेस्कटॉप कंप्यूटिंग आज भी यूज हो रहा है और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आज भी यूज हो रहा है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग के अपने ड्रॉबैक्स ये थे कि आपने एक सर्वर बनाया, ये कंप्यूटर के अंदर सर्विस दे रहा है, ये सर्विस ले रहा है। कल को ऐसा हो जाता है कि ये जो सर्वर है, ये जो मशीन है, इसकी एक कैपेसिटी है। अब आपके क्लाइंट्स मान लो और ज़्यादा ऐड आते जा रहे हैं, आपके क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, सर्वर को हिट कर रहे हैं। सर्वर के अंदर एक सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन थी, एक लिमिट हार्डवेयर था, तो उतने ही ट्रैफिक हैंडल कर पाता है, उतने ही लोगों को रिक्वेस्ट दे पाता था, उतने ही लोगों की रिक्वेस्ट को प्रोवाइड कर पा रहा है जितना उसके पास कैपेसिटी है। एक टाइम ऐसा आ सकता है कि क्लाइंट्स आपके बहुत ज़्यादा आ जाए और सर्वर एक ही है, तो सर्वर हैंग हो सकता है, बोटलनेक हो सकता है। तो जब भी कभी सर्वर हैंग होता था, सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा होता था, तो कंपनी एनालिसिस करती थी, मॉनिटरिंग करती थी और फिर देखती थी कि करंट में कितने कस्टमर आ रहे हैं और उन कस्टमर के अकॉर्डिंग से सर्वर का हार्डवेयर चेंज करती थी, या तो उनका रैम इंक्रीज करेगी या सीपीयू या फिर नया हार्डवेयर लगाएगी। तो ये सारी एक्टिविटीज करते टाइम कंपनी को क्या करना पड़ता था, डाउन टाइम लेना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? डाउन टाइम। तो डाउन टाइम लेने का मतलब होता है बिजनेस डाउन, बिजनेस इम्पैक्ट।
अगर फ्लिपकार्ट का साइट अगर 10 मिनट के लिए डाउन हो जाए तो लोग सारे यूजर कहाँ कहीं और से आईफोन खरीद लेंगे, है ना, कहीं और से शॉपिंग कर लेंगे। तो ये डाउन टाइम ही ड्रॉबैक्स है। आपने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत बार आज भी बैंकिंग के साइट डाउन होते हैं रात को 3 बजे, एसबीआई का। तो अगर आप वर्ल्ड वाइज बिजनेस करना चाहते हो, आपका सोशल वर्क जो है वर्ल्ड वाइज है, लाइक गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें, तो ये कभी डाउन नहीं होते। तो ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग तो यूज नहीं कर रहे होंगे, डिफरेंट मॉडल यूज कर रहे होंगे। तो यही ड्रॉबैक था कि डाउन टाइम आपको लेना पड़ता था। डाउन टाइम से बचने के लिए फिर कहा गया कि वर्किंग स्टाइल को चेंज किया गया, और वर्किंग स्टाइल चेंज करके क्या लाया गया, कंपनी ने कहा कि हम कभी भी एक सर्वर नहीं रखेंगे, एक से ज्यादा सर्वर रखेंगे। क्या करेंगे, मेरे पास जगह नहीं, मैं साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस बना रहा हूँ, एक से ज्यादा सर्वर्स रखेंगे। और एक से ज्यादा सर्वर्स रखने के बाद कभी भी किसी भी क्लाइंट को ये नहीं बोलेंगे कि सर्वर का एड्रेस नहीं देंगे। क्लाइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बीच में एक लोड बैलेंसर डिवाइस लगाएंगे, और क्लाइंट को कहेंगे कि आप लोड बैलेंसर को हिट करो, और लोड बैलेंसर बैकएंड में सर्वर को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। और हमने ऐसी प्लानिंग कर रखी होगी कि अगर लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आए तो कौन से सर्वर को देना है, ये सारी हमने प्लानिंग कर रखी। तो हमारा लोड बैलेंसर उसी इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करता है। हमने लोड बैलेंसर को बताया कि अगर तेरे पास 3 ट्रैफिक आए और बैकेंड में 3 सर्वर है, तो तीनों को एक एक रिक्वेस्ट दे देना। अगर तेरे पास 300 ट्रैफिक आए तो 100 सबको दे देना। अब वो इक्वली क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। कल को अगर ऐसा होता है कि मान लो हमारा 1-2 सर्वर खराब भी होते हैं, तो हमारा 1-2 सर्वर खराब होते हैं, तो 2 सर्वर अगर खराब भी होते हैं तो एक सर्वर तब भी हमारा रिस्पॉन्स करता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक से ज्यादा कंप्यूटर मिलकर एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक से ज्यादा कंप्यूटर मिलकर एक ही सर्विस दे रहे हैं। तो क्लस्टर का हिंदी मतलब ही यही निकल के आता है कि समूह, ग्रुप। तो इस वर्किंग स्टाइल को कहा गया कि क्लस्टर कंप्यूटिंग, कि हमारा वर्किंग स्टाइल क्लस्टर कंप्यूटिंग है। पर इसका फायदा ये है कि डाउन टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ती आपको कभी, और कंपनी में आज भी ये चल रहा है। तो कंपनी में क्या है, क्लस्टर कंप्यूटिंग भी चल रहा है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग भी चल रहा है, और साथ में डेस्कटॉप कंप्यूटिंग भी चल रहा है। फिर कंपनी में क्या हुआ, क्लस्टर कंप्यूटिंग बहुत अच्छा चला, आज भी चल रहा है, डाउन नहीं है। लेकिन इसके ड्रॉबैक ये थे कि क्लस्टर जो आपने सेटअप लगाया है, जो नंबर ऑफ सर्वर्स आपने रखे हैं, वो एक ही लोकेशन में आपने रखा है। कल को लोकेशन डाउन तो सारे सर्वर डाउन, लोकेशन में आग लग गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, सब खत्म। तो फिर मार्केट में कहा गया इसका भी कुछ सोल्यूशन लाओ कि एक लोकेशन खत्म तब भी हमारा चीजें सर्विस रिस्पॉन्स करती रहे। तो फिर वही कहा गया कि जो आप सेटअप लगा रहे हो डिफरेंट लोकेशन में भी लगाओ। लाइक इंडिया में लगा रहे हो तो एक बाहर की कंट्री में भी सेम सेटअप लगाओ, कि कल को अगर इंडिया में कुछ नेचुरल डिजास्टर हो तो ट्रैफिक अपने आप माइग्रेट हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए दूसरे कंट्री में लगे हुए डेटा सेंटर पे। तो फिर ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया, और ये कॉन्सेप्ट लॉन्च करके फिर सारे डेटा सेंटर को आपस में कनेक्ट किया गया। और जब कनेक्ट किया गया तो वर्किंग स्टाइल देखा गया, तो ये काइंड ऑफ एक ग्रिड नेटवर्क की तरह बन रहा है, ग्रिड। तो इस वर्किंग स्टाइल को फिर कहा गया ग्रिड कंप्यूटिंग, कि वी आर यूजिंग ए ग्रिड कंप्यूटिंग मॉडल। और आप देखोगे अगर ग्रिड कंप्यूटिंग मॉडल चल रहा है तो क्लस्टर भी बना हुआ है, क्लस्टर चल रहा है तो क्लाइंट सर्वर भी है, क्लाइंट सर्वर तो डेस्कटॉप भी है, सब पड़ा हुआ है एक ही साथ। फिर उसके बाद देखा गया ग्रिड कंप्यूटिंग मॉडल बहुत चला, बहुत चला, बहुत चला। लोग अपने डेटा सेंटर नोएडा में लगाते हैं, बट सिंगापुर में गए तो वहां से भी रिमोटली एक्सेस करके काम कर रहे हैं। किसी भी कोने में उनके उनके का लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है तो अपने लैपटॉप में क्या करते हैं, वीपीएन कनेक्ट करते हैं जो कंपनी उनको प्रोवाइड करते हैं, और वीपीएन के थ्रू रिमोट लेके काम करते हैं। मतलब वो कभी भी उनको फिजिकल लोकेशन में आने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ सर्वर रखा हुआ कहीं से भी काम कर लेते हैं। कहीं से भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अपने कंप्यूटर को इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें क्लाउड मिल रहा है, पूरे वर्ल्ड में बादल दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उन्हें क्लाउड पूरे वर्ल्ड में दिख रहा है, ऐसे वो कंप्यूटिंग ले रहे हैं। तो अगर आप किसी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करते हो तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग।
अगर आप किसी भी कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। बात खत्म हो गई। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई नया टर्म्स नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। जब AWS नहीं था, जब एजोर नहीं था, गूगल नहीं था, तब भी क्लाउड कंप्यूटिंग था। क्योंकि आप देखो कि आप अगर IT वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो आप कब से ये चीज देख रहे हो कि रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ। जब से आप रिमोटली कंप्यूटर में काम कर रहे हो, समझ लो क्लाउड कंप्यूटिंग आप यूज कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूं, एक कंपनी है TCS, एक विप्रो है, इन्फोसिस है, एक्सेंचर है, कोई भी कंपनी है, अगर उसने किसी प्रोजेक्ट के लिए डेटा सेंटर लगाया है और उस डेटा सेंटर में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉई रिमोटली एक्सेस करते हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हो चाहे घर से हो, तो सब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। मैटर ही नहीं करता कि फिर वो AWS पे सर्वर है कहाँ है, सब क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हमने तो जो डेफिनेशन सुना है वो तो AWS को कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। अभी समझा देता हूँ। तो आपको ऐसे समझना है कि अब अगर आपका कोई सर्वर आपकी बिल्डिंग में लगा हुआ है, आपकी ऑन प्रेमाइसेस में लगा हुआ है, और आप उसे घर से बैठ के रिमोटली एक्सेस करते हो, तब भी आप समझ लो आप उसे क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह यूज कर रहे हो। बट तब तो हमने कभी बोला नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी क्यों बोल रहे हैं जब क्लाउड AWS आ गए? तो हुआ क्या कि पहले ये जो कंपनियां थी, विप्रो, TCS, इन्फोसिस, ये सब डेटा सेंटर लगाती थी अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन ये लगाती थी ऑर्डर के हिसाब से। प्रोजेक्ट मिलेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो प्रोजेक्ट मिला तो लगा दिया, ऐसे कोई एडवांस में लगा के नहीं रखते थे। ऐसा कोई एडवांस में लगाकर नहीं रखते थे। अब क्या हुआ, इसका बेनिफिट उठा लिया अमेजोन वालों ने। अमेजोन ने एनालिसिस किया कि यार हर एक कंपनी का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, अपनी सॉफ्टवेयर को चलाना। हर एक कंपनी का मोटिव होता है अपने बिजनेस को रन करना, राइट। कोई भी कंपनी अगर IT इंडस्ट्री में स्टार्टअप होती है तो उसका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि यार मैं अपना डेटा सेंटर लगाऊंगा, बहुत 30 मार खा बनूंगा, मैं अपने चीज़ों को ऐसे रखूंगा, मैं अपने ऐसे हैवी हार्डवेयर रखूंगा, मैं ट्रैफिक को ऐसा करूंगा। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब होता है सिर्फ उनको अपने पैसे से, रेवेन्यू से। हर एक कंपनी हर एक कंपनी जब IT वर्ल्ड में आती है, चाहे वो सर्विसेज बेस हो चाहे प्रोडक्ट बेस हो, अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसको ये मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट बने और सेल हो। सर्विसेज बेस्ड कंपनी तो उसको सिर्फ ये मतलब है कि मैं अपने क्लाइंट को सर्विसेज बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, इजी से इजी दे सकूं। कोई लेना देना नहीं है सर्वर हार्डवेयर फार्मवेयर क्या होता है वो ऑन प्रेमाइसेस, नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये डेटा सेंटर, हमें हमारी एप्लीकेशन चलाने के लिए जो हार्डवेयर रखोगे, राइट, वो आपको कहाँ लगाना है, ये क्लाइंट अपना कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं। अब वो रीजंस जरूरी नहीं है कि सिक्योरिटी को लेके हो, ये रीजंस ऐसे भी हो सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज। अगर बहुत सारे क्लाइंट आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट के जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं हम कभी क्लाउड में जाएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लैक ऑफ नॉलेज, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, किसी के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी गवर्नमेंट का मूव करा सके डेटा सेंटर। उनको लगता है कि यार कल को कुछ हो गया तो कौन अपने हाथ में लेगा। तो आज भी वो ऑन प्रेमिसेस ही चल रहे हैं। तो बोलने को तो चार लोग चाय पीते हुए ये भी बोलते हैं कि हम बहुत सिक्योर है इसलिए हमने कभी क्लाउड AWS पे गए नहीं, हम ऑन प्रेमिसेस ही हैं। वो सिर्फ कहने वाली बात है। आज अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका क्लाउड पे AWS पे बैठी हुई है, अमेरिका की आर्मी AWS पे बैठी हुई है। तो सिक्योरिटी को लेके होता तो ये गए नहीं होते। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप चाहे ऑन प्रेमाइसेस में अपना डेटा सेंटर लगाओ, चाहे अपने घर पे लगा लो, चाहे जमीन में गाड़ के लगा लो, अगर आप सिक्योर होना चाहते हो तो इंटरनेट कभी मत चलाना, इंटरनेट लेना ही मत, तो ही आप सिक्योर हो। जैसे हम फ्लाइट में जब उड़ रहे होते हैं तो फ्लाइट वाले हमें जो इंटरनेट देते हैं वो क्या होता है, उनका इंटरनल होता है। उन्होंने इंटरनल एक ऐसा सर्वर बना रखा है जहाँ पे कुछ मूवी गाने वाने अपलोड कर दिए हैं और कहते हैं इससे कनेक्ट कर लो, और उतने ही चीजें हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, कभी हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं करते। हाँ जी सर, डाउट है क्या?
नहीं सर, यही होता है ना फ्लाइट के अंदर, वो अपना वाईफाई हमें देते हैं बट उनका वाईफाई में एक सर्टेन चीजें ही एक्सेस हो पाती हैं जो उन्होंने डाल के रखी हैं। हम जमीन में के लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर किसी कंपनी को सिक्योर होने वाली बात ही करना है तो फिर अपने एनवायरनमेंट में कभी नेट मत चलाना यार, कभी आईएसपी से बात ही मत करना, तो आप सिक्योर हो। लेकिन फिर आप ऑन प्रेमिसेस बैठ के भी आप आईएसपी को कनेक्ट कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि आई एम सिक्योर, आई एम सिक्योर। आप सिक्योर हो बट आपको रीजन नहीं पता कि किस वजह से सिक्योर हो। उसका रीजन सिक्योर का ही होता है कि आपने नंबर ऑफ लेयर्स, कंप्लाइंसेस, फायरवॉल्स यूज किए हैं जिसकी वजह से आप सिक्योर। तो जब भी आप एडब्ल्यूएस में जाते हो तो एडब्ल्यूएस आपको हर एक चीजें प्रोवाइड करता है, इन सारी चीजें वो हम लोग बात करेंगे अभी सिक्योरिटी के क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं। अभी हम लोग फिलहाल ये देखते हैं कि आप जो क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म्स है ये बहुत पहले से है, लेकिन ये जो एचसीएल, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एक्सेंचर सारी कंपनियां हैं ये कहती हैं कि हम डेटा सेंटर तब लगाते हैं जब हमारे पास ऑर्डर आता है। हम एडवांस में लगा के नहीं रखते, क्योंकि एडवांस में लगा के रखने का मतलब होता है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया और आपने 10 करोड़ का डेटा सेंटर लगा के पहले से रख दिया और आपने बोला प्रोजेक्ट आएगा तो यूज हो जाएगा, और नहीं आया तो 10 करोड़ वेस्ट हो गए। तो इस डर से कोई लगा के नहीं रखता। लेकिन अमेजोन कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने एडवांस में पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर लगा के, उन्होंने बोला हमें कोई मतलब नहीं है, कोई हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा है, उन्होंने एडवांस में पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर लगा के रखा, पूरी सर्विसेज लगा के रखी और बोला कि हम आपको रेडी टू मूव डेटा सेंटर देंगे। तो कोई भी नई स्टार्टअप कंपनी आ रही, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही, उनको डेटा सेंटर चाहिए। सर्विसेज बेस्ड कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया, अपने क्लाइंट के लिए डेटा सेंटर चाहिए। तो अब इनको उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यार 2 महीने का टाइम दे दो डेटा सेंटर लगाएंगे, मार्केट से हार्डवेयर स्विच खरीदेंगे। नहीं, एडब्ल्यूएस वालों ने क्या किया है, अपना सब कुछ रेडी टू मूव रखा है, तो आपको बोला आप आओ और लेके जाओ। बस फर्क क्या है कि वो चीजें फिजिकल थी, ये चीजें वर्चुअल होंगी। और फिजिकल और वर्चुअल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमें अपने काम से मतलब होता है। जस्ट लाइक आपको मेरे से ट्रेनिंग चाहिए था, आपको मेरे से एडब्ल्यूएस सीखना था, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको मैं अपने सामने बैठा के सिखाऊं या ऑनलाइन क्लास में सिखाऊं, काम तो वही हो रहा है। और देखा जाए तो ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। ऑनलाइन ज्यादा बेटर क्यों हो गया, क्योंकि ऑफलाइन में आपको कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलनी। ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको अपने पैसे लगाकर मेरी ऑफिस आने पड़ता, डेली अप डाउन करते। आप अगर 1 साइडेड 100 रुपीज भी अगर ट्रैवलिंग में लग जाता है, अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो, राइट, मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई पंजाब में होगा, कोई में तो कोई मुंबई में होगा, बहुत डिफिकल्ट होती। अगर दिल्ली में भी कोई रहता तो डेली 40 किलोमीटर अप एंड डाउन करने में 500 के पेट्रोल आपके डलते, प्लस 1 आवर 2 घंटे बर्बाद होते हैं। मेरी 2 घंटे के क्लास के लिए आपको 4 घंटे देने पड़ते हैं, 500 रुपीज लगते हैं पर डे के। आप अगर मुंबई में हो तो आप मुंबई से दिल्ली आते, गुड़गांव आते, यहाँ बैठ के मेरे से क्लास लेते, यहाँ पे पीजी लेते। बट आज ऑनलाइन क्लासेस में क्या बेनिफिट है, आपके 2 घंटे बच रहे हैं, दूसरा ट्रैवलिंग के पैसे बच रहे हैं, प्लस प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल रहा है आपको, आपकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही जिसको आप रिवाइज कर सकते हो। शुरू में थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा कि यार ऑनलाइन क्लासेस में क्या होगा, कैसे होगा, मजा नहीं आएगा, बट अभी सब लोग कंफर्टेबल है। तो ठीक वैसे ही है कि अमेजोन कंपनी ने सारा कुछ प्रिडिक्ट किया और बोला, उन्होंने पहले ही देख लिया कि हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को अपनी एप्लीकेशन से मतलब होता है, हर एक सर्विस बेस्ड कंपनी को अपने क्लाइंट को सर्विस देने से मतलब होता है। लेकिन सर्विस देने के लिए, प्रोडक्ट को रन करने के लिए हमें ये हार्डवेयर बिल्डिंग फिल्डिंग चाहिए होता था, हमें लगाना पड़ता था, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। बट अमेजोन कंपनी ने एडवांस में हर कंट्री में एक डेटा सेंटर लगाया, इतना अच्छा नेटवर्किंग उसमें दिया, इतना अच्छा लो लेटेंसी प्रोवाइड किया, और कहा कि आपको मैं एक पोर्टल बना के दे रहा हूँ, उस पोर्टल में जाके आप आईडी पासवर्ड क्रिएट करो, अकाउंट क्रिएट करो, और आपको सारी सर्विसेज एज अ वर्चुअली मिल जाएंगी। जो काम आप ऑन प्रेमाइसेस में किया करते थे,
ऐसा फिजिकल टाइप से। और अगर हम लोग देखें, अगर हमने अपना सेटअप ऑन प्रेमाइसेस में लगा के भी रखे हो तो आप कभी फिजिकल काम तब भी नहीं कर रहे होते हो सर, राइट। आप हमेशा अपने सर्वर को रिमोट लेके कॉन्फ़िगर करते हो, आप हमेशा अपने स्विच राउटर फायरवॉल को रिमोट लेके कॉन्फ़िगर करते हो। तो इसका मतलब तो ये है कि आपने कभी फिजिकल काम ही नहीं करते हो। फिजिकल सिर्फ 1% काम करना पड़ता है जब कभी कुछ बहुत बड़ा इशू होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप अगर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको कभी फिजिकल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिजिकल के लिए आपने एक वेंडर हायर कर लिया है, राइट। जब भी आपका कोई सर्वर रीचेबल नहीं कर रहा तो आप वेंडर को बोलते हो कि जाओ डेटा सेंटर में जाके देखो उस सर्वर पे क्या दिक्कत है, उस सर्वर पे मैनुअल लॉगिन करके देखो उस पे आईपी मिल रही कि नहीं मिल रही, पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्विच काम नहीं कर रहा, फायरवॉल क्यों नहीं रीचेबल क्यों नहीं हो रहा, मेरे लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा। आपको कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो AWS कहता है कि मैं भी ठीक वैसा ही हूं, आपको सारी चीजें वर्चुअल प्रोवाइड करूंगा। कभी कुछ फिजिकल इशू होगा तो मेरी टीम बैकएंड में देखेगी, और मेरी टीम बैकएंड में इस तरीके से देखेगी कि आपको 0 डाउन टाइम देगी। 1 सेकेंड में आपका अप हो जाएगा। उन्होंने ऐसी सेटिंग कर रखी है कि आपको हार्डवेयर पैकेट में दो दे रखा है, अगर कोई हार्डवेयर जल जाता है तो फट से दूसरे हार्डवेयर में आपको शिफ्ट कर देंगे विद इन ए सेकेंड। ऐसी फैसिलिटी इन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। तो हर एक कंपनी ने बोला, हर एक कंपनी को, हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सर्विसेज बेस्ड कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, किसी को भी अगर अपना एप्लीकेशन रन करना है तो उनके लिए अब उनको फिजिकल डेटा सेंटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिजिकल डेटा सेंटर आप लगाते हो तो आपके अपफ्रंट कॉस्ट लगते हैं। अपफ्रंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हार्डवेयर मार्केट से खरीदो, सेटअप लगाओ, आर्किटेक्चर सेटअप करो, कैमरा सेटअप करो, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, पेस्ट कंट्रोल लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी की प्लानिंग करो, यूपीएस प्लानिंग करो, सिक्योरिटी गार्ड की प्लानिंग करो, बिल्डिंग की प्लानिंग करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब आपको अपना प्रोडक्ट चलाना है तो आप AWS में जाओ और विद इन ए सेकेंड रिसोर्सेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लो, कोई चार्ज नहीं करते ये आपसे, राइट। आपने सेटअप लगाया और आपने अपना विद इन ए डे आपने चालू कर दिया। 1 मंथ के बाद आपका बिल आ जाएगा, जितना यूज करोगे उतना। और आपको 99.9 टाइम्स 9 आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है, 99.99% आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने अगर AWS में कोई सेटअप लगा दिया है तो इतने लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल है। मतलब किसी भी चीज की एक्सपायरी टाइम होती है, लाइक आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा, अगर कोई लैपटॉप अगर बाय करता हूँ तो उसकी एक एक्सपायरी टाइम होती है कि 3 साल के बाद ये ना खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं कि AWS में अगर आपने डेटा सेंटर लगाया तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो AWS कहता है कि आपने अगर 10 मिलियन चीजें क्रिएट की हैं तो एक चीजें लॉस हो सकती हैं, वो भी 10,000 साल के बाद। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये इनकी ड्यूरेबिलिटी। मतलब आपने अगर मेरे अंदर आके 10 मिलियन रिसोर्सेस क्रिएट किए हैं तो एक रिसोर्सेस लॉस होगा, बट ऐसा नहीं कि कल होगा परसों होगा, नहीं, वो भी 10,000 साल के बाद होगा। तो ये इनकी ड्यूरेबिलिटी। हाई एबिलिटी में क्या बोलते हैं, 99.99% आपको हाई एबिलिटी देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक साल में डाउन टाइम आपको देखने को मिल सकता है, एक साल में मिल सकता है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है 53 मिनट का। अब एक कंटिन्यू 53 मिनट नहीं, ब्रेक कर करके। वो रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको 53 मिनट का भी डाउन टाइम नहीं चाहिए तो कहते हैं फिर आप अपने खुद का एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट लेके चलें। तो जब इन्होंने ये सिक्योरिटी हमें दे दी तो टेंशन ही खत्म हो गया। और तीसरी बात आती है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी कहते हैं आपको हर टाइप की सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब भी इन्होंने क्या किया, ये चीजें जब स्टार्टअप की AWS वालों ने, तो इन्होंने बोला यार ये जस्ट काइंड ऑफ एक बिजनेस है, तो बिजनेस का नाम क्या रखा जाए। तो इन्होंने बिजनेस का नाम रख दिया क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि कर क्या रहे हैं, कंप्यूटिंग की सर्विस ही दे रहे हैं जस्ट लाइक क्लाउड। तो मार्केट में क्या हुआ, फैल गया क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग जस्ट लाइक ऑफ नेम ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस का नेम है। आज से 50 साल पहले भी क्लाउड कंप्यूटिंग था। आप आज क्लाउड पढ़ रहे हो, आज आप AWS पढ़ रहे हो, आप अगर आज ऑन प्रेमिसेस में काम कर रहे हो, मैं आपको कहता हूँ आप क्लाउड पे काम कर रहे हो। लेकिन अपनी कंपनी में मत बोल देना अपने मैनेजर को, उसको पता ही नहीं है, वो आपको गाली बकेगा।
और अगर बोल रहे हो Right, right. अगर बोल रहे हो कि मैनेजर को कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हो, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो 45 मिनट्स ले लेना पहले समझाने के लिए कि क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको गाली पकेगा। इंटरव्यू में भी जाके मत बोलना, इंटरव्यूअर को भी नहीं पता। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे कोरिलेट कर पा रहे हो? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग जस्ट लाइक ऑफ द नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नाम है फ्री। धीरे धीरे मार्केट में अमेजोन ने आया, अमेजोन को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट वाले आ गए, माइक्रोसॉफ्ट को देखते हुए गूगल वाले आ गए, और आज मार्केट में 300 प्लस कंपनियां हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रही हैं। और आप भी चाहो तो सर आप भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो? आप अपना एक लैपटॉप लो, ठीक है, उसमें वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल कर दो, लाइक ओपन स्टैक, हाइपर-वी, VMware। एक ESS पोर्टल बना दो, एक डोमेन खरीद लो, और अपने दोस्त को बोलो कि मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जा। जब वो खोलेगा तो उसको बोलना आईडी पासवर्ड बना, और आईडी पासवर्ड बनाएगा तो उसको एक पोर्टल खुल जाएगा, और पोर्टल में आपने जो VM बनाए वो VM उसे दिख रहा होगा। आप उसको बोलो कि कुछ फ्यू क्लिक्स कर तो VM तू एक्सेस कर लेगा, उसमें अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना। बन गया आप क्लाउड प्रोवाइडर सर, लाइक आप AWS की तरह बन गए। लेकिन आप में और AWS में फर्क क्या है? जब इतनी जल्दी AWS की तरह बन जाते हैं तो हमारे और AWS में फर्क क्या है? उन्होंने क्या ऐसा बड़ा किया है? तो आपने अपने दोस्त को जो VM दिया है, वो दोस्त ने उस पर एप्लीकेशन डाल के रन कर रहा है, कल को क्या होता है, रात को 2 बजे वो बंद हो गया, उसका VM एक्सेस नहीं हो रहा। क्यों एक्सेस नहीं हो रहा? आपके लैपटॉप का बैटरी खत्म हो गया था। चलो आपने चार्ज में लगा के रखा था, लेकिन आपके घर का ही पावर खत्म हो गया, तो बंद होना ही होना। आपका दोस्त आपको फोन करता है कि भाई ये एक्सेस नहीं हो रहा है, क्या रीजन है? आप बोलोगे यार 2 मिनट रुकना, मेरा लाइट चला गया। तो दोस्त आपसे क्या बोलेगा? आपने जनरेटर वगैरह का अरेंजमेंट नहीं है क्या आपके पास? इन्वर्टर नहीं है क्या आपके पास? फिर आपको आइडिया है यार इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। तो आप अगर इन्वर्टर लगाते हो तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। जनरेटर लगाते हो, पैसा चाहिए। चलो आपने जनरेटर इन्वर्टर लगा के आपने 24/7 उसको रीचेबल प्रोवाइड कर दिया। कल को आपका दोस्त बोलता है कि यार मुझे ना 200 GB का एक VM चाहिए। अब आप बोलोगे यार मेरे लैपटॉप में ही 16 GB में 200 GB कैसे दे पाऊंगा? आप नहीं दे पाओगे। अगर आप देना चाहते हो तो अपने बैकएंड का हार्डवेयर इंक्रीज करो। हार्डवेयर इंक्रीज करो तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। चलो आपने किसी न किसी तरीके से हार्डवेयर इंक्रीज करके आपने 200 GB का VM प्रोवाइड कर दिया उससे। कल को आपका दोस्त बोलता है यार मुझे ना स्टोरेज चाहिए 1 TB की। आप बोलोगे यार मेरे पास तो स्टोरेज है ही नहीं लैपटॉप में। अब आप स्टोरेज ला के अटैचमेंट करके NFS बना के फिर स्टोरेज भी आपने दे दिया। कल को आपका दोस्त क्या करता है कि इंडिया से उठ के सिंगापुर चला जाता है, सिंगापुर से आपके VM एक्सेस करता है तो स्लो एक्सेस होती है, क्योंकि VM कहाँ रखी हुई है? इंडिया में। आपका दोस्त बोलता है बहुत स्लो एक्सेस हो रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या करोगे? इसका सोल्यूशन यही है कि सिंगापुर में एक डेटा सेंटर लगाओ, और ऐसी सेटिंग करो कि जब भी मेरा कोई क्लाइंट सिंगापुर से एक्सेस करे तो सिंगापुर से उसको रीचेबल करा दो। इन सब चीज के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अभी तो एक क्लाइंट की बात है, अगर आपके पास 1000 क्लाइंट आ जाए तो फिर बैकएंड में और बड़ा सेटअप लगाना है। कल को आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि यार मुझे आप DNS की सर्विस देते हो क्या? फिर DNS की सर्विस का सेटअप करो। कल का आपका दोस्त बोलता है मुझे लोड बैलेंसर दोगे क्या? लोड बैलेंसर बैकएंड में सेटअप करो। एक डेटा सेंटर को बनाने के लिए कल को आपका दोस्त बोलता है मुझे राउटर चाहिए, राउटर दोगे क्या? राउटर लगाओ बैकएंड में, फायरवॉल लगाओ बैकएंड में। मतलब सारा खेल पैसा का है। आपके पास इतना पैसा है तो आप भी वर्ल्ड में ये बिजनेस कर सकते हो। AWS के पास, Amazon के पास इतना पैसा था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में लगाया। उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रिडिक्ट किया कि एक कंपनी को डेटा सेंटर लगाने में जो जो चीज चाहिए हर एक सर्विस ये वर्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए आज तक इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं हुआ मार्केट। शुरू में 2 साल, अभी बैक के 2 साल जो थे वो थोड़ा इनका डाउन चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी बैकएंड में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे यूजर्स माइग्रेट कर गए थे माइक्रोसॉफ्ट के साइड। बट अब वो वापस AWS के साइड आ रहे हैं, क्योंकि अब वो सब चीजें देना स्टार्ट कर दी। तो ये क्या है? बिजनेस है, और ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। हर एक कंपनी AWS पे सेटअप लगा रही है। यहाँ तक डाउट है क्या किसी का? No, it's clear and you explained अगर very आपसे well. कोई पूछता है कि व्हाट इज द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्या बोलोगे?
किसी को कोई डाउट है तो बोलो। फिर साइलेंट हो गए यार तुम लोग। नहीं सर, नहीं है। मैं भी चुप हो जाता। नहीं, it's okay, I think. ठीक है अभी। सर ये क्लस्टर कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है सर? हेलो चलें आगे। यस सर। करण हाँ जी clear है सर। आपको? करण हाँ, ये ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लस्टर कंप्यूटिंग में डिफरेंस है सर? क्या ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लस्टर में? क्या डिफरेंस है? हाँ सर, हाँ सर। ग्रिड सिंगल लोकेशन पे चीजें चल रही हैं तो क्लस्टर हैं। जब आपने उसके एक्टिव पैसिव बना रखा है तो ग्रिड बन गया आपका। अच्छा सर, थैंक यू सर। विवेक क्लियर है? हाँ जी। विवेक हाँ सर है। अब आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा बहुत बार कंपनी के अंदर, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स का मतलब क्या होता है? मतलब यही हो गया कि देखो क्लाउड तो बहुत पहले से था। अब डिप्लॉयमेंट मतलब हो गया कि डेटा सेंटर बनाने का कितने तरीके मॉडल्स होते हैं। तो क्लाउड बनाने का, क्योंकि आप अगर किसी भी कंप्यूटर को एज अ क्लाउड की तरह यूज करो तो पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेटअप करना पड़ेगा। तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल आपके एक होते हैं पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट, राइट। एक होते हैं आपके प्राइवेट क्लाउड, एक आपका होता है हाइब्रिड क्लाउड, एक होता है आपका कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, तो ये चार टाइप के आपको क्लाउड प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, सॉरी क्लाउड डिप्लॉयमेंट आपको मिलते हैं। एक पब्लिक क्लाउड, एक प्राइवेट और एक हाइब्रिड, एक कम्युनिटी। पहले समझते हैं प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आपने अपनी ऑफिस में एक बिल्डिंग है, उसमें एक स्पेस लिया, एक फ्लोर लिया, उसके अंदर सारा सेटअप आपने किया खुद से आपने डेटा सेंटर लगाया, खुद आपने स्विच राउटर रखे, सब कुछ खुद रखा, खुद के सिक्योरिटी गार्ड, खुद के सीसीटीवी कैमरा, सब कुछ खुद के हैं। तो ये आपके प्राइवेट प्लेस में है, इसमें कोई घुस नहीं सकता बिना आपके अप्रूवल के।
तो इसको कहते हैं प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। अब अगर आप बोलो कोई घुस नहीं सकता, तो यह बात कुछ हद तक सही है ना। बट अगर अंदर जाने की बात करें तो जा सकता है आदमी किसी न किसी तरीके से। हाँ, ये बोल सकते हो कि इस बिल्डिंग के अंदर फिर किसी और कस्टमर का डेटा सेंटर नहीं है, बट इस बिल्डिंग के अंदर तो नहीं है, बट इस बिल्डिंग के बाहर तो है। इस बिल्डिंग के पीछे होगा, इस बिल्डिंग के आगे होगा, इस बिल्डिंग के बाजू में होगा। बैंगलोर में आप देखो, नोएडा में देखो, गुड़गांव में देखो, क्या होता है, एक आईटी कंपनी यहाँ है तो बाजू में एक आईटी कंपनी, एक पीछे, एक आगे, एक लेफ्ट राइट, लैंड एक ही है। उन्होंने अपने आप को कैसे कवर कर रखा है? ईंट पत्थर के वॉल के थ्रू। किसके थ्रू? ईंट पत्थर। ईंट पत्थर के वॉल से ही तो क्या और कुछ किया है क्या? लैंड सबका एक ही है। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि ये AWS का डाटा सेंटर है, ये AWS का डाटा सेंटर है। अब यहाँ पर एक कंपनी आ रही है, अपना यहाँ सेटअप बना रही है, ठीक है। एक कंपनी अपना यहाँ सेटअप बना रही है, एक कंपनी अपना यहाँ सेटअप बना रही है, कि यहाँ सेटअप बना रही है। सब लोग ऐसे प्लेस में बैठे हुए हैं जहाँ पर एक काइंड ऑफ एक पब्लिक प्लेस है। और जब आप अपने सेटअप यहाँ लगाते हो तो उसको कहते हैं पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट। और एक और टर्म्स होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का मतलब होता है कि आप AWS में ही जाके एक वर्चुअल स्पेस लेते हो और आप इस स्पेस के अंदर अपना डेटा सेंटर लगाते हो। आपने क्या किया, एक वर्चुअल स्पेस लिया और इस स्पेस के अंदर जाके आपने अपना डेटा सेंटर लगाया। अब AWS में कोई दूसरा क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है, दूसरी कंपनी आती है, तो आपके इस वर्चुअल स्पेस के अंदर नहीं जाएगी, वो भी अपना एक अलग से वर्चुअल स्पेस लिया। तो जब आप क्लाउड में जाके एक वर्चुअल स्पेस लेते हो और उसके अंदर अपना सेटअप लगाते हो अपने अकॉर्डिंग, तो उसको कहा जाता है क्या? वो भी एक प्राइवेट की तरह ही होता है, बट वो फिजिकल प्राइवेट नहीं है। उसने अपने आप को कवर किसी ईंट पत्थर के वॉल से नहीं किया, उसने अपने आप को कवर एक वर्चुअली किया है। क्या किया? वर्चुअली बाउंड्री। बट है ये भी प्राइवेट, कोई घुस नहीं सकता, तो इसको कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट। एक होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। हाइब्रिड क्लाउड में ऐसा होता है कि कुछ सेटअप आपने AWS पे लगा रखा है, कुछ चीजें आपकी आज भी आपकी बिल्डिंग में रखी हुई हैं, और दोनों को कंबाइन करने के बाद आप एक लॉन्च करते हो, एक सर्विस। तो इस डिप्लॉयमेंट अपना लॉन्च करते हो, तो इसको कहा जाता है हाइब्रिड क्लाउड डिप्लॉयमेंट। मतलब कुछ चीजें आपकी यहाँ भी है, कुछ चीजें यहाँ पे। ऐसा हम लोग तब करते हैं जब बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे रिसोर्सेज तो AWS पे लगा दो, बट जो डेटा है, कुछ चीजें हैं, ऑथेंटिकेशन सर्वर्स हो गई, AD हो गई, वो आज भी हम अपने बिल्डिंग के अंदर रख रहे हैं। काइंड ऑफ कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसको कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। समझ आई? हाइब्रिड क्लाउड ना सर? हाँ सॉरी, हाइब्रिड क्लाउड। Yeah, it is hybrid. हाइब्रिड क्लाउड। एक आगे आपका कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत मार्केट में खेले हुए बंदे हो, आपने घाट घाट का पानी पिया है, आप AWS को भी यूज करते हो, एजोर को भी यूज करते हो, गूगल को भी यूज करते हो, अलीबाबा को भी यूज करते हो, ऑरेकल को भी यूज करते हो। आपने बोला कि ऑरेकल क्लाउड वाले डेटाबेस बहुत अच्छा देते हैं, हमने डेटाबेस सेटअप ऑरेकल क्लाउड में लगाया है। क्यूबरनेटिस की सर्विस गूगल वाले बहुत अच्छे देते हैं, हमने कुबरनेटिस सेटअप गूगल में किया है।
वर्चुअल प्राइवेट की सर्विस AWS वाले अच्छा देते हैं, हमने वर्चुअल प्राइवेट AWS में सेटअप किया है, ठीक है। और एक्टिव डायरेक्टरी एजोर वाले बहुत अच्छा देते हैं, हमने एजोर में एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप किया है। अब आपके हर एक रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में है, अब इसको कंबाइन कर कर लॉन्च करना, जब ऐसा आप करते हो तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड। क्या जाता बोलता है, जैसे हर एक कंपनी, आपने देखा होगा कि हर एक कंपनी अगर ऑन प्रेमिसेस में काम कर रही है तो कभी भी वो एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती है। अपने हार्डवेयर मैनेज करने के लिए किसी TCS को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, OS विप्रो को दे दिया, अलग अलग देते हैं। तो ऐसे ही क्या कि आपने अलग अलग कम्युनिटी से ले रखा है और आपने अपना सेटअप लॉन्च किया। इस सेटअप को कहा जाता है कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट। यहाँ तक समझ आ गई किसी को? डाउट तो नहीं है? No. नहीं, क्लियर है सर। एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट आ रहा हूँ। सपोज क्या बोलता है, इसका पोर्ट मैंने जो डाला है ना वो DTX 100 डाला है। तो आजकल में ये भी बहुत और जो टॉपिक है तो मेरा सपोर्ट मुझे आइडिया है क्योंकि एंसिलर में कोटिंग आ रहा है, तो एंसिलर में कोटिंग है तो मैं कोटिंग कर लेता है और उससे रिलेटेड हमारा वो मैं कर दूँ। लेकिन अगर थोड़ा एडवांस हो तो तुम्हें फिर पढ़ना ही पड़ेगा। दिखाओ एक बार क्या है ये, वो चला गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? No. नहीं सर। नहीं ना? नो सर। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, इन शॉर्ट। क्या बोलूं, रिपीट क्या करूं, कौन सा वर्ड? ये पब्लिक प्राइवेट को इन शॉर्ट में। देखो, पब्लिक क्लाउड का मतलब ये होता है कि आपने AWS पे गए, पहले तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब समझो कि आपने सारा डेटा सेंटर ऑन प्रेमाइसिस में लगाया, दैट इज अ प्राइवेट क्लाउड। क्यों प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं? क्योंकि एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर है, बट ओके, बिल्डिंग भी प्राइवेटली कैसे की गई? ईंट पत्थर के वॉल के, क्या किसके थ्रू? 1%। यही हुआ ना, लैंड तो एक ही है। हाँ हाँ, ईंट पत्थर के वॉल के थ्रू। फिर क्या हुआ? पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या हुआ? आप AWS पे गए, अकाउंट बनाए, आपने कुछ सोचा समझा नहीं, जाके आपने अपनी जरूरत की रिसोर्सेज बना ली, लाइक क्यूबरनेटिस क्लस्टर लगा लिया। तो जो क्लस्टर आपने बनाया है, बैकएंड में जो डेटा सेंटर यूज किया है, जो हार्डवेयर यूज कर रहा है, वो डेडिकेटेड नहीं है। ओके। उस हार्डवेयर में हो सकता है कोई दूसरा कस्टमर का भी क्लस्टर चल रहा है ना। हम्म। तो आप ऐसे जगह बैठे हुए जहां पर एक पब्लिक रिसोर्सेस है, क्या है? पब्लिकली प्लेस है। पब्लिक प्लेस हो गया ना? क्या हो गया? पब्लिक प्लेस। क्या हो गया? पब्लिक प्लेस हो गया सर। पब्लिक प्लेस हो गया। भाई एक बात बताओ, अगर मैं गुड़गांव में एक घर खरीदता हूँ, फ्लैट, तो क्या हुआ वो? तो पब्लिक प्लेस में एक छोटा सा आपने ले लिया फ्लैट। राइट? या फ्लैट छोड़ दो, अगर मैं होटल में रह रहा हूँ, क्या है? हाँ हाँ, उससे एक पब्लिक प्लेस है ना होटल। हम्म। होटल एक पब्लिक प्लेस हो गया। लेकिन अगर मैं होटल नहीं, मैंने एक सोसाइटी में फ्लैट लिया, अब ये क्या है? एक फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, ये कम्युनिटी की तरफ हो गया सर ये। कम्युनिटी नहीं हुआ, ये हो गया प्राइवेट क्लाउड। भाई अच्छा। आपने गुड़गांव में एक लैंड खरीदा, ठीक है, ये लैंड है आपका 1200 स्क्वायर यार्ड का। आपने लैंड में एक बाउंड्री खींची और बाउंड्री के अंदर आप अपने खुद के घर बना रहे हो, ये हो गया आपका प्राइवेट क्लाउड। क्या हो गया? प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल हो गया। हम्म। आप कभी बाहर जाते हो घूमने,
आप होटल लेते हो, ये क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड हो गया, क्योंकि उसी फ्लोर में बहुत सारे लोग हैं, पब्लिक अच्छा अच्छा। हो गया। हम्म। राइट, आपके घर पे जो वाटर आ रहा होगा वो एक ही टैंक से आ रहा, होटल के अंदर जो वाटर आ रहा होगा एक ही टैंक से आ रहा होगा, सेपरेट नहीं होगा। हम्म। जो सर्व करने वाला बंदा होगा वो कौन होगा, सेपरेट नहीं होगा। लेकिन आपने एक सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया, ये हो गया वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब एक फ्लैट आपका पूरा आप कवर है, उसके अंदर आप हो और कोई नहीं उस, है ना, वो आप पब्लिक प्लेस पे, बट अपने आप को वर्चुअली बाउंड्री खींच रखा है। क्या कर रखा है, वर्चुअली बाउंडेड। जस्ट लाइक आपका खुद का घर है ना। हम्म। तो आप AWS में गए और आपने एक वर्चुअल बाउंड्री खींचा और फिर आपने सेटअप लगाया, जस्ट लाइक फ्लैट। अच्छा अच्छा। समझ आ गया। हाँ समझ आ गया सर। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब हो गया कि आपके मल्टीपल फ्लैट्स हैं, एक ही सोसाइटी में, कुछ सोसाइटी में, कुछ सोसाइटी में। सॉरी हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड का मतलब हो गया कि आपका घर भी है फ्लैट भी है। आप अपने जो ज्वेलरी वगैरह है, जो पैसे वगैरह हैं, आप अपने घर पे रखते हो, यहाँ पे रहते यहाँ हो। तो एक सोसाइटी का नेचर और लेने के लिए, क्योंकि आप अपने घर पे रहोगे तो आपको नेचर नहीं मिलेगा जो सोसाइटी में मिलेगा। समझ आ रही मेरी बात है? हाँ सर। लोग सोसाइटी में क्यों मूव कर रहे हैं, इसलिए मूव कर रहे हैं। कम्युनिटीज क्लाउड में क्या हुआ कि नंबर ऑफ जगह में आपके फ्लैट, लाइक एक एग्जांपल बता, इसको माइंड पे मत लेना। समझ आ गई जिसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ समझ आ गया सर, मैं बहुत क्लियर हो गया। थैंक यू। और किसी को, अरुण, नीरज, ठीक है मेरे पास। प्रभात, विवेक? क्लियर है सर। तो अभी AWS वाले कहते हैं कि आपको कुछ भी करना है, हम आपको हर एक रिसोर्स सर्विस, हर एक टाइप की सर्विसेज देते हैं। आपको लोड बैलेंसर चाहिए, EC2 चाहिए, हर एक सर्विस आपको देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन कौन सी सर्विसेज आपको देते हैं। अभी मैं अकाउंट क्रिएट करना बाद में बताऊंगा। मैं तो नंबर भी ऊपर से बहुत सारे मैसेज कर रहा है, कह रहा अमाउंट पे कर दिया मैम। अरे तो मैं कॉल नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया। मैं कॉल नहीं करूंगा, थोड़ी देर करूंगा जो ऊपर मैसेज आता है अमाउंट पे। ये भी कुछ काम कर दिया। तो सर्विसेज में अगर हम लोग आते हैं तो देखो ये अपनी सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज आपको दे रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ रिसेंट वाली डाल रखी है, ऑल सर्विसेज में क्लिक करोगे तो सारी सर्विसेज। ये कह रहे हैं एक्टिव स्टार्टअप सर्विसेज हम आपको देते हैं, राइट। API गेटवे देते हैं, AWS ऐप देते हैं, ये AWS ऐप कॉन्फ़िग देते हैं, कंपोजर देते हैं, राइट। रिकवरी देते हैं, एप्लीकेशन माइग्रेशन की सर्विस देते हैं, ऐप स्ट्रीम देते हैं, ऐप सिंक देते हैं, AWS आर्टिफैक्ट देते हैं, है ना। AWS ऑडिट मैनेजर देते हैं, ये सारी सर्विस का नाम AWS बैकअप, बिलिंग देते हैं, बिलिंग कंडक्टर देते हैं, सर्टिफिकेट मैनेजर देते हैं, ये सारी सर्विसेज के नाम है। क्लाउड फ्रंट देते हैं, क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, क्लाउड सेल, डेटा एक्सचेंज, डेटा पाइपलाइन, डेटा माइग्रेशन सर्विस, डेटा सिंक, EC2 देते हैं, EC2 इमेज बिल्डर, EFS देते हैं, इलास्टिक बीन स्टॉक, तो ये Amazon कंसोल हमेशा Fabric। ये कंसोल हमेशा ऐसी रहती है या चेंज होती है 2-3 साल आप में? चेंज कर सकते हो। तो ये इतनी सारी सर्विसेज देते हैं, देखो IoT की सर्विस दे रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग। तो IoT एक्चुअल में होता क्या है सर, थोड़ा बताएंगे आप सर? IoT सर इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। उसमें क्या क्या आ जाती है? IoT आपके लेवल की नहीं है सर, थोड़ा सा आगे की बात है। अच्छा अच्छा ठीक है सर।
अभी इसको समझना कोई मतलब का नहीं है। अभी ये अच्छा सर, समझना इस कोर्स कंटेंट में हम लोग माइग्रेशन भी कवर करेंगे क्या? नाम बोलो। प्रभात बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रभा। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको कभी ब्राउज करना हो ना कि देखना हो कि AWS क्या क्या सर्विसेज दे रहा हो, तो यहाँ से देख सकते हो। देखो ये S3 की सर्विस हो गई, ठीक है, ये सर्विसेज हो गई। एक्सरे की सर्विस दे रहे हैं, देखो ये एक्सरे जो हॉस्पिटल वाले यूज करते हैं ना, एक्सरे मशीन। हाँ जी, अरे यार आप लोग बोलते नहीं। हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी। हॉस्पिटल वाले जो एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे मशीन कनेक्ट करते हैं, तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके। तो ये सारी सर्विसेज देते हैं। अब देखो इतनी सारी सर्विसेज जो हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइप से हैं। IoT के लिए अलग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए अलग है, सब कुछ अलग है। हम लोग जो सर्विसेज करेंगे कवर, वो हम लोग अपना AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल के हिसाब से करेंगे। AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट सिसऑप्स के हिसाब से करेंगे, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के हिसाब से और प्रोफेशनल के हिसाब से करेंगे। अब ये एसोसिएट, प्रोफेशनल और सिसऑप्स में क्या अंतर होता है? एक बंदा कंपनी में ज्वाइन करता है, अब वो बंदा डेटा सेंटर में डेली बेसिस पे काम कर रहा है, वो बंदा हो गया सिसऑप्स का। एक बंदा हो गया जो डेली बेसिस पे काम नहीं करता, प्रोजेक्ट आने पे सेटअप लगवाता है, वो हो गया सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का। और एक बंदा होता है ना ही डेली बेसिस पे काम करता है, ना ही प्रोजेक्ट लगवाने पे काम करता है, उसका काम होता है क्लाइंट को कंसल्टेंट देना और क्लाइंट से प्रोजेक्ट लाना। तो जब वो क्लाइंट को कंसल्टेंट देता है और इस वे पे देगा जिससे कि वो सारी सर्विसेज उनको एक्सप्लेन कर पाए, आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर पाए, तब जाके उसे प्रोजेक्ट मिलेंगे, कॉस्ट कटिंग समझा पाए, इसको कहते हैं प्रोफेशनल। तो अगर मैं सीधे प्रोफेशनल पे आ जाऊं तो आपके सर के ऊपर से जाएंगी, मैं आर्किटेक्ट में आ जाऊं सर के ऊपर से जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक सर्विसेज पे काम करना भी देखेंगे, आर्किटेक्चर भी देखेंगे और प्रोफेशनल डीलिंग भी देखेंगे। तो हमारे तीनों पार्ट कवर हो जाएंगे इस कार्यक्रम। समझ आ गई? Okay. जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, समझ जाना सिसऑप्स का काम कर रहे हैं। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो समझ जाना हम लोग सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का काम कर रहे हैं। और जब हम लोग यूज केस देख रहे होंगे तो समझ जाना हम लोग प्रोफेशनल का काम कर रहे हैं। Okay, understood. क्लियर है? Okay. माइंड में किसी को डाउट तो नहीं है? Yes. ठीक है, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे। ओके सर, ठीक है, बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।